हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ण उच्चारण और बर्तनी टॉपिक का लास्ट भाग देखेंगे। इसमें हम बर्तनी वाला जो टॉपिक है इसको देखेंगे, साथ ही हम पिछली जितने भी वीडियो में हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पे देखते हैं बर्तनी वाला। देखिए बर्तनी में क्या होता है, हमें शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द होता है उसमें हमें डिफरेंस करना होता है या हमें चाटना होता है। जैसे कि कुछ यहाँ पे मैंने ले ली है, बाकी आपके लिए बुक से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए जो मोस्ट आईएमपी है वो मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे कि अंगूर, देखिए अगूर, इसको सही से पढ़ेंगे अशुद्ध है, जबकि शुद्ध कैसा होगा, अंगूर। शुद्ध रूप क्या होगा इसका, देखिए आगूर, अगूर सही नहीं होगा, शुद्ध होगा अंगूर। आपको उच्चारण कर कर देखना होगा। देखिए कुछ का आपका आइडिया कैसे लगा सकते हैं, आपको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा, और बाकी जो शब्द आपने कभी नहीं पढ़ा हो, सामने से नहीं निकला हो, उसको आप उच्चारित करके देखिए मन में 2-3 बार। सही उच्चारण यदि आप कर पाएंगे तो आप शुद्ध और अशुद्ध रूप बता पाएंगे। जैसे कि अंजलि, देखिए अंजलि और अंजलि, तो शुद्ध कौन सा होगा, अंजलि। शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है अंजलि। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार से 4 नाम लिखे होंगे, इस एक ऐसा और 2 और होंगे, तो शुद्ध रूप आपको छांटना होगा। सरल सा टॉपिक है, लेकिन इसको आप बुक से ही पढ़ना होगा। इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे कम ही शब्द लिए हैं। जैसे आगामी, आगामी कोई शब्द नहीं होता, आगामी होता है। शुद्ध क्या होता है, आगामी। जैसे कि अतिथि, आपने इस प्रकार से भी लिखा देखा होगा, लेकिन अतिथि कैसे लिखा आता है, शुद्ध अतिथि। देखिए इसमें था में छोटी की मात्रा आती है, अतिथि। बात क्लियर है। जैसे कि स्त्री, स्त्री, देखिए स्त्री ऐसे ना लिखा कर कैसे लिखा आता है, ऐसे लिखा आता है, ये गलत है, ये सही है। पत्नी, पत्नी देखिए कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जबकि उसका सही रूप इस प्रकार से बड़ी की मात्रा आती है, नाम है पत्नी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम में से पूछे जाते हैं ना। श्रीमती, आपने कई बार इस प्रकार से लिखा देखा होगा, या आप भी इस प्रकार से लिखते आए होंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि श्रीमती सही रूप इस प्रकार से होता है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है श्रीमती, बड़ी की मात्रा आती है। पुरुष देखा होगा इसको, देखिए बड़ा ऊ है तो पुरुष पढ़ेंगे, जबकि शुद्ध रूप होगा पुरुष। बसंत आपने ऐसा लिखा देखा होगा, जिसमें बा बीच में से कटा हुआ होता है, तो आप भी ऐसा ही लिखते होंगे, लेकिन वो गलत है। बसंत ऐसे लिखा जाता है, बसंत। ब्रजभाषा ऐसे लिखा देखा होगा, लेकिन ब्रजभाषा का सही रूप है बा में यहाँ पे रा लगता है, इस प्रकार से। बात क्लियर है। तो ये कुछ शब्द मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखकर समझाने की कोशिश की। बाकी आपके लिए क्या करना है, बुक को लेना है और बुक से बार बार, बुक में कई सारे दिए होंगे, तो देखिए जैसे कि अरिहंत जो बुक है या लूसेंट बुक, दोनों काफ़ी अच्छी मानी जाती है हिंदी ग्रामर के लिए। उनमें शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द है वही कम से कम 200-500 शब्द होंगे, तो आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में क्लियर छवि बन जाएगी कि शुद्ध और अशुद्ध किस प्रकार से होगा। बस आपको छांटना होता है। बात क्लियर है। तो इसको इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा शब्द नहीं लिए हैं। अब चलिए कुछ हम यहाँ पे प्रैक्टिस जो सवाल हैं उनको ले लेते हैं। जितनी भी हमने पिछली वीडियोस पढ़ी उनके हमने सारे सारे तो नहीं ले पाए इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं आपके लिए पूरे यहाँ पे क्वेश्चन बता भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बस आपने टॉपिक अच्छे से क्लियर पढ़ा हो तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और बाकी आप खुद से ही बुक से प्रैक्टिस करें। बस मैं यहाँ पे इन क्वेश्चनों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमने जो पढ़ा उसका एग्ज़ाम में किस तरीके से उपयोग होता है वो आपके लिए माइंड में क्लियर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए भाषा की छोटी इकाई, सबसे पहले देखिए शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। हम यहाँ पे देखते हैं भाषा की छोटी इकाई, एक तो शब्द दिख रहा है, व्यंजन स्वर का तो कोई मतलब ही नहीं है छोटी इकाई। शब्द से भी छोटा क्या होगा, वर्ण। सबसे छोटी इकाई पूछिए तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैंने आपके लिए पहली वाली वीडियो में बताया भी था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हमने आई थिंक वर्ण से ही स्टार्ट किया था ना, जिसको हम ध्वनि की न्यूनतम इकाई भी कहते हैं, वो क्या होती है, वर्ण होती है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं।
देखिए पहली वीडियो में मैंने इसको भी आपके लिए अच्छे से समझाया था। हिंदी में मूलतः वर्ण पूछे तो ऑप्शन देखिए 52, 50, 40, 46, तो कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग? आप थोड़ा सा अपने माइंड में सोचिए। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो ठीक है, आंसर अब मैं बताता हूँ, ऑप्शन डी, 46 वर्ण होते हैं हिंदी में मूलतः। यदि आपने 46 ही सोचा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस किसने 46 इसका आंसर राइट सोचा था। वैसे मैंने बताया था यदि 46 नहीं होता 45 भी होता फिर 45 को राइट मान लेते। क्यों? क्योंकि उसमें ऋषि को उसमें शामिल नहीं किया होता, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा पूछ लेता अग्र स्वर है और कभी कभी नहीं है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें लिखा है कौन सा एक अग्र स्वर नहीं है, यानी कि 3 अग्र स्वर होंगे और एक नहीं होगा, वो छांटना है। सबसे पहले अग्र स्वर, हमने जो स्वर देखे तो उच्चारण की दृष्टि से उसके ही प्रकार होते हैं 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंदर मैंने कौन कौन से वर्ण बताए थे आपके लिए? ई, ए। देखिए ई बड़ी इसमें नहीं है, ए, तो 3 तो हमारे अग्र स्वर हो गए। बाकी कौन सा बचा? आ। तो आ हमारा किस में नहीं है? आ हमारा अग्र स्वर के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया। बहुत इजी होते हैं, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, बस साथ ही साथ आप एक बुक को रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं तो आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। आप जो MPSI एग्ज़ाम है या UPSI है जिसमें कि हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन MPSI में 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। 70 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के मैंने आपके लिए प्रकार बताए थे। तो जब स्वर के प्रकार पूछा जाए, यानी कि सामान्य तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर उसमें लिखा होता उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाता तो कितने प्रकार के? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 3 प्रकार के। नाम कौन कौन से होंगे? मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, संधि स्वर के भी अंदर मैंने आपके लिए और डिटेल में बताया था, दीर्घ स्वर और एक और संयुक्त स्वर। लेकिन मूल रूप से इसके 3 होंगे, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। तो कितने स्वर प्रकार होते हैं इसके? 3। आंसर मिल गया। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करना होगी। थोड़े से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करें। और देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे करा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से जो आपका काम है ये आपके लिए करना है। बस तरीका किस तरीके से रहेगा वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप रेगुलर रहेंगे तो हिंदी ग्रामर मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। बस आप वीडियो को साथ लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें। बहुत से बच्चे ना तो वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, ध्यान से पढ़िए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है आपके लिए ना। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन, यानी 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने देखे थे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण, हमने इसकी डेफिनेशन समझी थी, जिसको हम उच्चारित करें तो हमारी जो जबान है मुख के किसी न किसी हिस्से को अवश्य स्पर्श करती है या टकराती है, उसे स्पर्श व्यंजन। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन हमें देखना इसके अंदर कौन कौन से वर्ण देखे थे हमने देखा था इसके अंदर का वर्ग पूरा, यानी का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग पूरा, यानी कि चा पूरा, चा, छा, जा, झा, इंगा। इसी प्रकार टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसमें 5-5 वर्ण आते हैं ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हम देखें सा तो हमारे लास्ट जो कौन सा है पा वर्ग, उसमें भी नहीं आता, किसी में भी नहीं आता यहाँ तक। छा, देखिए एक स्पर्श व्यंजन वो बताना है ना। छा को देखें, चा वर्ग जो है चा, छा, तो छा आ जाता है, तो चा वर्ग के अंदर आ गया तो हमारे स्पर्श व्यंजन। ला नहीं आता, हा नहीं आता। बात समझ आ रही है? जैसे कि हमने देखा था का वर्ग पूरा, चा वर्ग पूरा, टा वर्ग पूरा, ता वर्ग और पा वर्ग। ये पूरे कंप्लीट वर्ग जो है वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। देखिए इसमें से हमारा छा क्या है? चा वर्ग में आ जाएगा, तो छा हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। बात क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गए? बहुत कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अंतःस्थ व्यंजन हैं, यानी कि इस 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो चारों में से हमें क्या बताना है? अंतःस्थ व्यंजन। एक सेकंड, थोड़ा सा हर वीडियो में ये प्रॉब्लम जाती है और मैं हर वीडियो में बोल भी रहा हूँ, इसको ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाती है। देखिए अभी भी थोड़ा सा, एक सेकंड, देखिए मैं इसको कट नहीं करता हूँ, मैं जैसा है
मैं उसी फॉर्म में आपके लिए वीडियो को यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपके लिए एकदम रियल लगे, ना कि बनावटी ऐसा कुछ लगे। चलिए अब ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अंतःस्थ व्यंजन, 4 ऑप्शन है इसमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन से होंगे। सबसे पहले हमने अंतःस्थ व्यंजन कौन से पढ़े थे, जिनको उच्चारित करते हैं हमारा मुंह संकुचित हो जाता है, वो हमारा अंतःस्थ व्यंजन। तो मुंह संकुचित हो जाता है, कौन से थे, वो वर्ण थे हमारे या, रा, ला, बा। तो क्लियर हो गया आपके लिए। आगे देखिए, आगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, जिसको हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जबान एकदम से हटती है। तो उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपको जल्दी से याद आ गया होगा, डा और ढा, डडमरू का और ढक्कन का। तो देखिए हमने कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में समझने की कोशिश की कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपके लिए क्या करना है, जो भी टॉपिक है इसके आप एक बुक रेफरेंस के लिए ज़रूर ले लीजिए, यदि नहीं है तो आप इनका क्या करिए, उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन लगाइए। बाकी वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपका पढ़ना बिल्कुल कोई काम का नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए इसी प्रकार से परफॉर्म करना है। आपके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनके लिए उसमें से आंसर आपके लिए बताना है। ठीक है, मेरा काम है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाना, डिटेल में पढ़ाना और सही गाइडेंस देना। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम शब्दभेद, जिसमें कि तत्सम तद्भव है ना, अर्थ तत्सम और देशज विदेशज, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उसको भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। बस लास्ट में मैं हर वीडियो के एक छोटा सा आपके लिए इस प्रकार से बताने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम किस टाइप से ऐसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जल्द से जल्द हमें इस चैनल को 100K तक ले जाना है, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर आपके लिए कराना है, और बाकी जिम्मेदारी फिर मेरी है। पहले मैं हिंदी को कंप्लीट पढ़ाऊंगा, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। इस प्रकार से मैं आपके लिए 3 सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। तो ठीक है, बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, बस मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, रेगुलर पढ़ते रहें और सही गाइडेंस मैं आपके लिए दूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ मैं कहना चाह रहा था, शायद मैं भूल गया उसको। आप ठीक है, माइंड में नहीं आ रहा अभी। बाकी फिर से मैं वही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, आप बुक से प्रैक्टिस करिए और आप देखिए हमने आज क्वेश्चन लिए, कम क्वेश्चन लिए, लेकिन आप पिछली वीडियो को देखकर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें या फिर बुक से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से हिंदी ग्रामर को पढ़ा है। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।